नमस्कार दोस्तों। फिर से स्वागत है आपका इस होमवर्क के 23rd पार्ट में। आज मैं आपके साथ कुछ कार के कैलकुलेशंस लेके आया हूँ। तो अभी जो मेरा ग्रुप है इस होमवर्क चैनल को व्यू करने वाले, शायद वो सभी मेंबर्स के पास कार तो होगी, लेकिन अभी उनकी वो स्टेज चल रही होगी कि उनके बच्चे पढ़ लिख के तैयार हो गए होंगे और वो आपसे डिमांड कर रहे होंगे कि भाई हमारी भी अभी गाड़ी ले लो। और शायद आप भी सोचते हो कि अभी बच्चे बड़े हो गए तो उनको भी एक गाड़ी दिलवाने पड़ेगी। हमारे वक्त में तो ऐसा कुछ रूल्स, ऐसा कुछ इतना उनको पता नहीं था, लेकिन अभी सब अवेलेबल है। तो थोड़े कुछ कैलकुलेशंस में लेके आया हूँ, तो आपके बच्चों के लिए शायद हेल्पफुल रहेगा। अगर ये आपके बच्चे भी बहुत डिमांड कर रहे हैं कार का, तो उनको ये रूल्स दिखा देना, ताकि वो खुद अपनी सैलरी से भी अगर लेना चाहते हैं तो ये सब चीजों का ध्यान रख के खरीद सके। तो नाम दिया है कार, न्यू कार कैलकुलेशंस। अगर आप गाड़ी खरीदते हो नहीं तो क्या क्या कैलकुलेशंस आपको करने पड़ते हैं या क्या ध्यान में रखना होता है। तो उससे पहले थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि इंडिया के अंदर आप देखो तो टू व्हीलर्स का जो परसेंटेज है व्हीकल ओनर्स का, वो 49% है। मतलब आधे पॉपुलेशन के पास टू व्हीलर है। और गाड़ी का जो कार ओनर्स है उनका परसेंटेज है 7.5%। जो वर्ल्ड के अगेंस्ट में अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो 18% है। वर्ल्ड में 18% लोगों कार ओनर्स है, यहाँ पे खाली इंडिया में 7.5% पॉपुलेशन के पास ही गाड़ी है। अच्छा, अभी इंडिया में कौन से स्टेट में मैक्सिमम कार्स है? तो ये महाराष्ट्र का नंबर आता है। ये 2019 का डेटा है, जिसमें महाराष्ट्र में 35 मिलियन कार्स। और यहाँ पे गुजरात की हम बात करें तो उसके सामने 10 मिलियन कम थी, 25 मिलियन कार गुजरात में है। अच्छा, अभी सबसे ज्यादा सिटी कौन सी है जो कार ज्यादा घूमती है? तो वो दिल्ली है। तो ये भी 2019 का डेटा है। दिल्ली में 11,000 गाड़ियां थी, 11 मिलियन गाड़ियां। और आज की बात करें तो करीबन 12,000 गाड़ी रोज बिकती है दिल्ली के मार्केट में। और ये हम अपने बड़ौदा सिटी से कंपेयर करें तो उसके सामने बड़ौदा में करीबन 2500 गाड़ियां रोज पर डे बिकती है। अच्छा, कार एक कौन सी टाइप का एसेट है? तो आपको मालूम होगा एसेट अपने दो टाइप के होते हैं, एप्रिशिएटिंग और डेप्रिशिएटिंग। तो कार होता है डेप्रिशिएटिंग एसेट में आता है। डेप्रिशिएटिंग मीन्स जिसका अमाउंट लेने के बाद धीरे धीरे कम होता है। एप्रिशिएटिंग मतलब आपका जमीन या कुछ खरीदते हो तो वो अगर प्राइस एरिया की बढ़ती है तो वो आपका बढ़ेगा। यहाँ पे उसकी वैल्यू कार की हमेशा फिक्स है, वो कम ही होती जाएगी, कभी बढ़ेगी नहीं। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप गाड़ी खरीदते हो और जैसे शोरूम के बाहर आ जाती है, जैसे टच हो जाती है रोड पे, तो वो 15% उसकी वैल्यू का दूसरे दिन भी बेचने जाओ, आप गाड़ी नई खरीद की हुई, तो आपको 15% को कम ही देगा। तो हर साल उसकी वैल्यू कम होती जाती है। और अभी पहले ये लग्जरी में गिना जाता था कार, लग्जरी आइटम अभी नहीं है। अभी ये खाली जो विलेजेस है, रूरल एरियाज में, वहाँ कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे खाली ये शान की बात है कि भाई इसके पास गाड़ी भी है। बाकी तो अर्बन एरिया में या सिटीज में ये बहुत चीज कॉमन हो गई है और एसेंशियल रिक्वायरमेंट में आ गई है। रोटी कपड़ा मकान के साथ में गाड़ी भी आप जोड़ सकते हो। अच्छा, अभी फैक्टर्स क्या है? अगर आप गाड़ी खरीदते हो तो कौन से फैक्टर्स हमको ध्यान में रखने चाहिए? तो पहले तो आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, फिर अफोर्ड कर सकते हो, वो तो फाइनेंस होना ही चाहिए आपके पास। ड्राइविंग आपकी हॉबी होनी चाहिए, तो ये हमको मजा आएगा गाड़ी। फिर आती भी है लेकिन हॉबी नहीं है आपकी तो इतना चलाने का मजा नहीं आता। फिर फैमिली रिक्वायरमेंट, मतलब फैमिली में ऐसे फैमिली मेंबर्स है जिनको बाहर आना जाना पड़ता है या दिक्कतें होती है, या कुछ कभी मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी यूजफुल है। तो ऐसी कितनी टाइम आपको होती है घर में। सेफ्टी, मतलब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप कितने सेफ हो उसमें गाड़ी में। ऑब्वियसली सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो गाड़ी जरूरी है। दूसरा, आपको क्रेज होना चाहिए कार का। फिर ये फाइनेंस भी अगर कम है आपके पास, लेकिन एक बार आपने सोचा है मुझे ये लेनी है, तो ये ऐसा क्रेज होना है तो भी आप जो चाहे वो मॉडल आपको पसंद है वो गाड़ी ले सकते हो। फिर एक बिजनेस के लिए आपको इमेज डेवलप करना है अपना, कहीं पे बिजनेस लेने जाते हो
या मीटिंग में जाते हो बिजनेस का, नया बिजनेस की सर्च में, तो वहां पे आपका जो वैल्यूएशन निकलेगा कि आपको जो इमेज बनेगी वो आपके मोबाइल फोन से, कौन सा मोबाइल बंदा यूज करता है और कौन सी गाड़ी उसके पास है, ये देखा जाता है आज की सोसाइटी में। उससे उसका स्टेटस पता चलता है, ऐसा क्राइटेरिया ही है। तो ये आपकी इमेज अगर गाड़ी लेके जाओगे तो अच्छी होगी। दूसरा, हमको ये फ्यूल पेट्रोल के दाम या गैसेस जो भी है वो बढ़ते जाते हैं दिन ब दिन, तो ये माइलेज भी कितना देता है गाड़ी, ये भी आपको चेक करनी है। और लास्ट में उसकी रीसेल वैल्यू कितनी आएगी। तो अभी ये थ्रेट ज्यादा है रीसेल का, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, तो पता नहीं कुछ साल के बाद ये पेट्रोल डीजल इंजिन चलेंगे कि या बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे। कुछ साल, अभी थोड़े साल तो है, लेकिन आप लॉन्ग टाइम की बात करो तो ये कहना अभी से थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, अभी ये कौन कार डीलर के पास आप जाते हो तो कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखते हैं। तो एक तो आपको पहले रिसर्च जो वीडियोस पे आती है उसको वो लोग का, और जो वीडियोस होते हैं उसमें से क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, और कंपैरिजन, आपको दो ब्रांड या दो मॉडल लेने हैं उसकी कंपैरिजन, ये सब पढ़ के थोड़ा नोट करके जाओ। रोड कॉस्ट क्या है ये मालूम करो। अभी ये टेस्ट ड्राइव का रजिस्ट्रेशन हो गया है, पहले तो आप जाओ तो सीधा आपको ड्राइव दे देते थे, लेकिन ये भी हो सके तो करा के जाओ रजिस्ट्रेशन का रिक्वेस्ट, ताकि आप जाओ तो आपको वही टाइम पे टेस्ट के लिए वो अलाउ कर दे, टेस्ट ड्राइव के लिए। फिर डिस्काउंट्स, फेस्टिवल में अगर लेते हो तो उनका कुछ डिस्काउंट्स होते हैं शोरूम के, वो टाइम पे खरीदना ज्यादा अच्छा रहता है। फिर ये कितना इंश्योरेंस और व्हीकल टैक्स कॉर्पोरेशन का कितना लगता है ये भी देख लो। फिर फ्री एसेसरीज आप डिमांड कर सकते हो डीलर के साथ बार्गेनिंग में, मैट, सीट कवर, बॉडी कवर, ये सब। प्राइस नेगोशिएशन, मार्केट में आप दो जगह के रेट्स लेके जाओ, बोलो यहाँ पे इतने में देते हैं। फाइनेंस ऑप्शन आपको इजी वाला कौन सा है, फोन से डील करो, वही सप्लाई करते हैं कि फाइनेंशियर्स। फिर वारंटी कितने साल का है, और उसका एनुअल मेंटेनेंस का भी ऑफर कई जगह पे अच्छे होते हैं। तो ये सब चीजें हमको देखनी है और डीलर से डिस्कस करनी है गाड़ी लेते हुए। अच्छा, अभी दूसरे गाड़ी की कीमत के सिवा और कितने खर्चे गाड़ी में लगते हैं शायद ये सबको मालूम है, लेकिन कई बार बाद में पता चलता है लेने के बाद कि भाई बहुत ज्यादा ये तो खर्चा दे रही है। तो जो फ्यूल कॉस्ट तो है ही है, फिर इंश्योरेंस, उसका मेंटेनेंस, टोल टैक्सेस, अगर पार्किंग के लिए जगह नहीं, आप चार्ज करते हो तो पार्किंग चार्जेस, और अगर आपको नहीं आती है या किसी रीजन से ड्राइवर रखा है तो उसकी सैलरी और उसके नखरे वो सब आपको सहन करने पड़ेंगे। ये सब भी खर्चे में आ जाता है। फिर ऐसा कोई रूल है जो आप मालूम कर सकते हो कि मुझे कार लेनी है तो कितनी, कौन सी कीमत की, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ बजट में। तो इसके लिए एक थंब रूल है बजट के लिए, कि उसका जो अमाउंट है, आप जितने की गाड़ी खरीद रहे हो, तो वो आपके एनुअल इनकम से आधी होनी चाहिए। मतलब आपका एग्जांपल लिया है मैंने, अगर 14 लाख की आपकी एनुअल इनकम है तो मेरे हिसाब से आपको 7 लाख से ऊपर की कीमत की गाड़ी नहीं लेना चाहिए। अगर शौक है, कुछ स्पेशल रीजन है तो ठीक है, बाकी ये जनरल कॉमन प्रैक्टिस ऐसा है कि आपका जो एनुअल इनकम है उससे आधी कीमत में आप उसके अंदर रहो आप। ठीक है, तो अगर आपकी सैलरी और एनुअल इनकम आपका 6 लाख से कम है मान लो, तो कार आपके लिए अच्छा ऑप्शन है ही नहीं। आपको कार कभी अफोर्ड नहीं कर पाओगे, या बहुत दिक्कतें आएगी उसको मेंटेन करने में। बाकी शौक है तो कुछ भी, सैलरी होता है लोग लेने वाले तो खरीद ही लेते हैं। तो अच्छा, अभी ये कार जो है खरीदते वक्त ध्यान में क्या क्या रखना है, तो उसके लिए भी एक कॉमन रूल है, ये बहुत कम लोगों को शायद मालूम होता है। बहुत ही कॉमन रूल है, आपको सब जगह पे मिल जाएगा, सर्च करोगे तो गूगल पे। ये 24-10 ऐसा रूल है। उसका मतलब क्या हुआ, ये तीन नंबर्स दिए हैं। तो ये पहला जो नंबर है 20, वो डाउन पेमेंट का है। ये बीच वाला जो नंबर है 4, वो आपको कितने साल में आपके लोन रीपे कर देना है अगर लोन से लिया है गाड़ी तो। और थर्ड जो है वो आपका ईएमआई अपने आपके मंथली इनकम में कितने परसेंटेज होना चाहिए, ये है। जैसे यहाँ पे देखो, डाउन पेमेंट अमाउंट शैल बी 20% ऑफ टोटल कॉस्ट। मतलब आपने 5 लाख की गाड़ी खरीदी है तो आपको डाउन पेमेंट 1 लाख से ज्यादा नहीं देना, 1 लाख ही आएगा अगर लोन लेते हो तो 20% आपका डाउन पेमेंट होता है। फिर लोन का पीरियड है वो 4 साल से बढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा,
आपकी गाड़ी पुरानी हो जाएगी 5-6 साल बाद, और आप अनविलिंगली भी उसकी इंस्टॉलमेंट ईएमआई भरते रहेंगे, तो आपको मेंटली भी आप अच्छी तरह से उसमें सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि पुरानी गाड़ी है और फिर भी आपको पैसे देने पड़ रहे हैं उसके। तो ये हो सके तो 4 साल में उसके इंस्टॉलमेंट्स खत्म कर सको, ऐसा रखो। और जो अमाउंट है उसका ईएमआई का, वो आपके 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके रूटीन के जो रेगुलर खर्चे है उसमें फाइनेंशियल आपको कोई प्रॉब्लम पड़ेगा। जैसे ये आपका मंथली इनकम 60,000 का है, तो ईएमआई आपका 6,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यही चीज मैंने एक एग्जाम्पल लेके भी, दो आदमियों का एग्जाम्पल लेके लिया है। देखो, दो पर्सन है, पर्सन ए एंड बी, की एक की 12 लाख की है एनुअल इनकम है, और दूसरे की 15 लाख की है नेट इनकम। और ये डिवाइड बाय 12 कर दिया, तो मंथली इनकम इसकी 1 लाख रुपए हो गई, इसकी 1.25 लाख रुपए हो गई। अभी दोनों ने 6-6 लाख की गाड़ी लेने का डिसाइड किया है, तो दोनों ने डाउन पेमेंट भी दे दिया एज पर रूल 20%, 1,20,000। लोन अमाउंट दोनों का सेम आएगा, 4,80,000, 6 लाख की गाड़ी ले रहे हैं दोनों, तो 1,20 डाउन पेमेंट कर दिया, तो 4,80,000 विल बी लोन अमाउंट। अभी वो 4 साल में ही देना चाहते हैं, और 48 इंस्टॉलमेंट्स वो पे करेंगे 4 साल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो, ये यहाँ पे एज्यूम करता हूँ 7 to 9% होता है, यहाँ पे मैंने 7.5% लिया है। उसके हिसाब से ये उसके कैलकुलेटर ही होते हैं, कार लोन कैलकुलेटर, तो उसमें आप सीधा डालो परसेंटेज और अमाउंट डालो, तो लोन का अमाउंट डालो और रेट ऑफ इंटरेस्ट डालो, तो सीधा वो ईएमआई निकाल के दे देता है, कितने साल में आपको रीपे करना है ये बताओ। तो ये उसके हिसाब से आता है 11,600 रुपये का इंस्टॉलमेंट उसका हर महीने का हुआ। अब देखो, इसकी 10% जो इनकम है, इसका महीने का, पर्सन ए है, उनकी मंथली इनकम कितनी है, 1 लाख रुपया है, तो उसका 10% क्या हुआ, 10,000 हुआ। तो यहाँ पे उसका इंस्टॉलमेंट बढ़ गया 10,000 से। और यहाँ पे जो बी है पर्सन, उसकी 12,500 की है एंड मंथली इनकम का, उसका जो 10% है, मतलब उसकी मंथली इनकम तो 1,25,000, 1.25 लाख रुपया है, तो उसमें ये 12,500 उसकी 10% हुआ, और उसका उससे ये कम है उसका इंस्टॉलमेंट 11,600 का। तो ये एडिशनल अमाउंट जो हमको पे करना होता है ये लोन के हिसाब से, तो ये करीबन इतना होता है, 5,56,800। ये इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आप 48 इंस्टॉलमेंट करो इसके ये अमाउंट के, तो इतना होगा। तो टोटल कॉस्ट आप जो पे करते हो गाड़ी की, 6 लाख की गाड़ी की, आप 76,800, मतलब 77,000 रुपीज करीबन एक्स्ट्रा दे रहे हो, अगर ये 7.5% का रेट है तो। ये रूल्स में देखो क्या क्या वो लोग ने फॉलो किया, दोनों ने एनुअल इनकम से 50% लिया है, बजट के हिसाब से दोनों बराबर है, सही थे। डाउन पेमेंट भी दोनों ने इक्वल किया, इंस्टॉलमेंट 4 साल में ही दोनों ने खत्म किया। यहाँ बंदा है जो ए वाला, उसका मंथली इनकम में ईएमआई से बढ़ गया, तो उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है इसको, ये निकल जाएगा आराम से। वैसे तो जस्ट रूल है, प्रैक्टिकली तो कुछ भी हो सकता है, ये दावा नहीं है। तो यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा, जो पर्सन ए है उसको उसको या तो कार की रेंज, लोअर रेंज की कार लेनी पड़ेगी, ताकि ईएमआई कम हो जाए उसका अमाउंट, या फिर उसको 4 से 5 साल में ईएमआई, ये वाला रूल तोड़ देना पड़ेगा। 4 साल में वो बंदा पे नहीं करेगा उसको, अगर उसको फिर 5 साल में पे करना पड़ेगा ईएमआई। तो इस तरह से वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी आइडियल पीरियड कितना होता है, नई गाड़ी आपने खरीदी तो करीबन, अगर आपको रीसेल वैल्यू उसका अच्छा चाहिए, तो उसको 10 साल से ज्यादा मत घुमाओ, 10 साल में बेच दो उसको। बाकी आप 15 साल तक खींचते हो गाड़ी को, तो फिर उसका रीसेल वैल्यू इतना अच्छा नहीं आता। ये भी जनरली कहा जाता है कि भाई 10 साल में गाड़ी हमको चेंज कर देना चाहिए। अच्छा, अब कैसे ये ईएमआई कैलकुलेट होता है, तो कार लोन कैलकुलेटर्स अवेलेबल है, जैसे पहले मैंने बताया। तो यहाँ पे आप सीधा आपका अमाउंट डालो और ये डालो, तो सीधा आपको ये लोन का ईएमआई कितना है तो सीधा मिल सकता है। हर बैंक का अलग अलग होता है, तो आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन होता रहेगा। अगर आप ऐसे मैथमेटिकली भी बुक्स में बहुत सारी फॉर्मूले, यहाँ सब मैंने लिया नहीं है, लेकिन अगर उससे चलते हो तो हायर साइड ही रहोगे। लेकिन अभी ये सब इजी है, तो फॉर्मूला में कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो विशिंग यू गुड लक फॉर योर
न्यू कार एंड ड्राइव सेफली। थैंक यू।